माया नायडू एक साउथ अफ्रीकन लड़की जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये कहानी है। वो 11 साल की लड़की अपनी माँ के साथ घर को साफ कर रही थी। उसके हाथ लगा एक स्क्रैप बुक में कुछ तस्वीरें थी। एक लड़के की तस्वीर। पूछ उठती है माया कि माँ ये किसकी तस्वीर है। माँ कहती है ये हेक्टर पीटरसन नाम के एक लड़के की तस्वीर है जो कि 11 साल की उम्र में पुलिस की गोली से मारा गया था। माया चौंक उठती है, 11 साल के बच्चे को पुलिस की गोली कैसे खानी पड़ी। माँ बताती है पहले जो हमारा देश था, यानी अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका जो था, वो एक लॉ से गवर्न होता था और उस लॉ का नाम था अपार्थेड। अपार्थेड मतलब रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वाइट्स में, ब्लैक्स में और अलग अलग तबकों में नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इस लॉ से अपार्थेड जो देश चलता था। माया को यकीन नहीं हुआ अपने कानों पे। 2010-11 की ये बात होगी जब माया 11 साल की थी कि ऐसा भी होता है क्या। सरकारी जगहों पर रंग के आधार से भी, तुम गोरे हो तुम्हें ये ज़्यादा मिलेगा, तुम काले हो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। उसे यकीन नहीं हुआ। माँ ने कहा हाँ ये सच है, पहले अपार्थेड का लॉ चलता था। इसका मतलब जो वाइट्स होते थे उन्हें विशेष तरह की सुविधा दी जाती थी, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एम्बुलेंस में जो वाइट्स के एम्बुलेंस होते थे उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते थे। ब्लैक के एम्बुलेंस में कुछ नहीं होता था। स्कूल में वरीयता दी जाती थी उन्हें, फलाना ढिमकाना। तो इस तरह से उसे यकीन नहीं हुआ। उसी तरह एक ब्लैक टाउनशिप थी, ठीक है, स्वेटो नाम की साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसमें ब्लैक लोगों का घर था। वहाँ एक लड़का था हेक्टर पीटरसन, वो अपनी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ के इंग्लिश लोग उसे अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते थे, लेकिन वह अफ्रीकन लैंग्वेज सीखना चाहता था। वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहता था, लेकिन उन्हें उस पर फोर्स किया जाता था कि नहीं, आपके स्कूल में सभी को इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इसके विरोध में एक प्रोटेस्ट जा रहा था। बैग लेकर वो बच्चा भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। तभी अचानक पुलिस की फायरिंग हुई, गोली लगी, वो उस लड़के की मृत्यु हो गई। यह बात 1976 की है। सुनकर स्टोरी माया के होश हवास उड़ गए। तो अपार्थेड के विरुद्ध संघर्ष हुआ और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, आप तस्वीर देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला जिसका नाम हम सभी ने सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके मेहनत परिश्रम के बदौलत, जिनके संघर्ष के बाद जो है 1994 में ये अपार्थेड का लॉ खत्म हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वहाँ स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या लक्षण है उसके जिससे हमें पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक है या ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। तो पार्टिसिपेशन कैसे होता है, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। सरकार के कान में जाकर तो बोलते नहीं है कि देखिए ये नियम ऐसे बनाइए। तो पार्टिसिपेशन का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेसी में है, वो है इलेक्शन। 5 साल के लिए हम एक सरकार को चुनकर जो है भेजते हैं लोकसभा में, विधानसभा में। सरकार, वहाँ से सरकार बनती है और वह सरकार चलती है। अगर वह सरकार अपना रिकॉर्ड लेकर आती है, फिर 5 साल बोलती है देखिए हमने काम किया, देखिए उन्होंने काम नहीं किया, हम काम करेंगे। तो अगर हमें लगता है कि ये सरकार ने काम किया तो उन्हें सत्ता में रहने देते हैं। हमें लगता है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें सत्ता से हटा देते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन, इलेक्शन एक तरीका है पार्टिसिपेशन का। लेकिन क्या एक इलेक्शन ही एक तरीका है जिससे पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है? नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट के गवर्नमेंट में, नाम लेना ठीक नहीं होगा, बिजली बिल, अचानक से बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी कि बिजली बिल आपको अब इतना देना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। अंत में उस सरकार को बढ़े हुए बिजली बिल को वापस लेना पड़ा। तो देखिए किस तरह से पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। तो बहुत तरह के तरीके होते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, हड़ताल्स होता है, धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, प्रोसेसन होता है, और भी बहुत कुछ। कभी कभी लोग सोशल ग्रुप बनाकर अपने राइट्स की मांग करते हैं कि हमारे ग्रुप की के इस जो है राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हमें ये नियम चाहिए, तो उसे वो नियम सरकार को बनाना पड़ता है। तो इस तरह लोग जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट जो द्वंद्व होता है उसका निवारण करना गवर्नमेंट का काम होता है। और जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। लेकिन कैसे करती है? अपने मन से नहीं, अपने कंसाइंस से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से, रिटन लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से वो निवारण करती है। अब फॉर एग्जांपल एक धर्म का धरना निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, जो भारत में आम बात है, वो निकल रहा है, दूसरे धर्म के लोगों ने वहाँ पे कुछ जो है पत्थरबाजी कर दी, कमेंट कर दिया, स्लेजिंग कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। गवर्नमेंट का ही एक ब्रांच है पुलिस आती है और इस चीज़ को ख़त्म करती है। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट का एक उदाहरण ये भी है, जब दो स्टेट्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट उसमें इंटरवेन करती है, केंद्र सरकार, सेंटर उसमें इंटरवेन करती है और उस कन्फ्लिक्ट को दूर करती है। जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो आपके बुक्स में भी दी हुई है, जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा है। कृष्णा सागर डैम जो है आपका कर्नाटका में है और मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है। अब इन दोनों के बीच ये नदी का पानी इतना हमें चाहिए नहीं, हम इतना छोड़ेंगे नहीं, डिस्प्यूट चल रही है, तो सेंटर आई उसमें और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व की। देखने वाली बात ये है, जरूरी बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है हमारे गवर्नमेंट के, हमारे सरकार का जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के का तीसरा लक्षण है जो आज हम पढ़ रहे हैं। कैसे इक्वालिटी एंड जस्टिस? तो इक्वालिटी किसी भी धर्म के आधार पर, वहाँ रंग के आधार पर था, यहाँ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने पढ़ा था, पहले हमारे देश में भी था मौजूद ये, तो वो खत्म हुआ हमारे संविधान के कारण। जस्टिस क्या? अब लड़कियां को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उन्हें पढ़ने दिया जाता है, लेकिन समाज के इन रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने के लिए जो है एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब लड़कियां कैसे स्कूल तक पहुँचे? तो उनके साथ जस्टिस कैसे हो? साइकिल दीजिए, पोशाक दीजिए, उनको मोटिवेट किसी तरह से कीजिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके, जस्टिस हो सके। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का लक्षण क्या होता है, क्या पहला पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन इलेक्शन और अदर तरीका भी पढ़ा, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट पढ़ा, इक्वालिटी एंड जस्टिस पढ़ा। 3 ही बातें हमने पढ़ी और आप सब्सक्राइब करेंगे, अभी शेयर करेंगे अपने दोस्तों में और देखते रहेंगे बिहारी बैक बेंचर्स। थैंक यू।